गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? नमस्ते, 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 नमस्ते। राम राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा है, अच्छा है, काफी अच्छा है। और बताओ, और बताओ, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड? एक्साइटेड हो? चलो बच्चों, ऐसा है कि आज का जो क्लास होगा ना, ये लास्ट क्लास होगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये आपका लास्ट क्लास है। वैसे हम लोग थोड़ा सा आलस कर गए, वरना एक क्लास पहले भी खत्म हम कर सकते थे, बट हमने लास्ट क्लास थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बट इतना ही आपके प्लानर में भी अलॉट था। 12 लेक्चर अलॉट था, 12 लेक्चर में हो गया। तो चलो, शुरुआत हमने बड़े अच्छे से इसको किया था, इस चैप्टर्स को शुरुआत में हमने टाइम दिया था। तो अब ये आपका आज बच्चे लास्ट क्लास होने वाला है। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। अब आ जाओ, आज आपके लिए क्या खास है? आज आप सारे बच्चों के लिए एक खास चीज है ना? अब ये खास चीज में सबसे पहले आप देखना, आप सब लोगों के मन में है कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें, है ना? आप सब लोगों के मन में एक चीज तो है कि सर किसी भी तरह करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि आप देखो, एक बात आपको बता दो, इस बार सबसे कम चैप्टर जहां से हटे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हट गया, सबसे कम उसमें से डिलीट हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा चैप्टर अभी कहीं है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर है तो हो सकता है आने वाले समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछे जाएं। ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर ज्यादा सवाल पूछा जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग भी करना चाहिए। अब एक चीज आपके लिए, आज शाम में मैंने आपके लिए 6 बजे एक क्लास लगाई है यूट्यूब पे, सारे लोगों के लिए। बताता हूं इसका रीजन। आप सब लोगों को ऑर्गेनिक किसको किसको है कि दिक्कत होती है कि सर यार डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो है ना, रटना पड़ जाता है बाद में लास्ट में, तो ऐसा प्रॉब्लम है? या कई लोगों को लगता है सर ऑर्गेनिक ऐसा कमांड नहीं हो पा रहा, 100% नहीं हो पा रहा, है ना? ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं से भी सवाल दो ऑर्गेनिक फोड़ देंगे, ऐसा टाइप कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसका जवाब आपको 6 बजे शाम में आना है। इसीलिए क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक से स्टार्ट ही नहीं करते, वो सीधा आईयूपीएसी में घुसते हैं, फिर जीओसी में घुसते हैं, आइसोमेरिज्म में घुसते हैं, और यही तीनों चैप्टर सफाचट हो जाता है और ऑर्गेनिक जीरो। क्योंकि क्लास 11 की ऑर्गेनिक आएगी, उसी पर बेस्ड है 12। आप सेपरेट नहीं कर सकते। 11th ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तभी 12th ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगा, और 11th स्ट्रांग होगा तब जब आपके 9th 10th के बेसिक बहुत स्ट्रांग हो, जब आपकी जो 11th क्लास 12th क्लास के बोर्ड वाला जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो। अगर नहीं है तो वन एंड द लास्ट टाइम, पहली बार और आखिरी बार बच्चों, ये 6 बजे आपको मैं लेके आ रहा हूं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, इसमें हम लोग बेटे डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन, ये सारी डिग्रीज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब बर्जीलियस ने स्टार्ट किया था, बर्जीलियस के बाद होलर सिंथेसिस आया था, ये सारे। और ये लगभग लगभग आपके एक क्लास के बराबर है, दिस इज होल अराउंड 1 क्लास के बराबर है। लेकिन इसकी बेसिक्स अगर आप आईयूपीएसी में लगा दोगे तो आपका आईयूपीएसी स्ट्रांग होगा। जनरली कोचिंग्स में क्या होता है कि ये बेसिक्स को आईयूपीएसी में मिक्स करा के शॉर्ट में निपटा देते हैं, बट बेसिक्स को शॉर्ट में ना निपटाएं, बेसिक्स को स्ट्रांग करें। आप सब लोग 6 बजे आ रहे हैं आज यूट्यूब के लेक्चर में, ठीक है? अगर ये स्ट्रांग हो गया ना तो अब देखो, इनऑर्गेनिक में खत्म कर रहा हूं, अब ऑर्गेनिक का मैं माहौल बनाने पे आया हूं, तो धीरे धीरे आपको ऑर्गेनिक में भी महारत हासिल कराऊंगा। जब थोड़ा सा ऑर्गेनिक आगे निकलेगा तो इनऑर्गेनिक का रिवीजन लेके आऊंगा आपके लिए। जब इनऑर्गेनिक का रिवीजन फिनिश होने पे आएगा तो ऑर्गेनिक का रिवीजन कराऊंगा। तो सिलेबस को एक बार नहीं 2 बार आपको यहां पे करा के फिर भेजूंगा एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम में फोड़ पाओ। ठीक है? क्लियर है? सब कुछ कर देंगे यार आपकी सिलेक्शन की, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बस आप
पढ़ने वाले बनो, मैं बार बार बोलता हूं, आप हार्डवर्किंग बनो, बाकी तो हम सब संभाल देंगे। इतने टीचर्स, मतलब इससे बेहतर टीचर्स नहीं मिल पाएंगे आपको, इससे हार्डवर्किंग टीचर्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन आप बस इस मौके को भुना लो, अपनी सिलेक्शन को ले लो, बस अपना यही, मेरा यही मानना है। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए अब आपको लेके आता हूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 बजे। भूलोगे तो नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बता दो एक बार, भूलोगे तो नहीं? सब लोग भूलोगे तो नहीं? बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग कर दोगे क्लास में? नहीं नहीं नहीं, आपको यूट्यूब से ये वाला चीज एक क्लास तो यूट्यूब से करना है, नहीं होगी बैच में। याद रहेगा ये वाला बेसिक्स। अब यार क्या है ना, कुछ चीजें स्मार्ट खेलनी पड़ती है, हर चीज को बैच 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 करोगे तो नहीं। एक छोटा सा टॉपिक बेसिक्स, अब ये 9 10 का बेसिक्स है, 11 12 का बेसिक्स है, ऑर्गेनिक सीधा आईयूपीएससी से स्टार्ट करेंगे बैच में। ठीक है, तो सब लोगों को वहां अपने वीटी सर की क्लास में अमेजिंग, और वहां पे दिखना चाहिए यार कमेंट में, तो बैच में तो एकदम तुम्हें पता है यहां पे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे। अब क्या है यूट्यूब पे, तो भाई वहां पे भी जलवा सेम रहना चाहिए ना, है ना? चलो खैर आते हैं आज की क्लास पे। अब लास्ट क्लास में क्या होगा, तो बच्चों लास्ट क्लास में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिकैप कराएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कराएंगे। अब इसके बाद आपको लगेगा कि सर इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां गया, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां गया, तो बच्चों इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग भी आएगा। ठीक है, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग आएगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग के बाद सर इसमें यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कहां गया, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कहां गया, तो बच्चे यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आएगा। तो कुल मिला के 4 चैप्टर हैं, बट अभी के लिए मैं बता दूं और आप खुश भी हो जाओगे, क्योंकि 6 बजे आपको मेरे साथ ऑर्गेनिक भी करना है। तो ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग और यूजेस एंड एप्लीकेशन है, ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड यूजेस एंड एप्लीकेशन है, इसकी बेटे आपको 1 आवर की रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, 1 आवर का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, ताकि आप इसको आसानी से अपने पेस पे पढ़ पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, 1 आवर रिकॉर्डेड सेशन, सिनर्जिक बॉन्डिंग, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कराएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट है। आज हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे हैं, आज हम लास्ट क्लास में बच्चे ये वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1 आवर का रिकॉर्डेड सेशन आपके पास जाएगा, और अगली क्लास में हम डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, यस ओनली दिस। अरे इतना तो मैनेज करो यार, तुम इतना सपोर्टिव नहीं हो बिल्कुल, हाँ पे रुक जाते हो, हाँ ना भाई 12 लेक्चर में खत्म करना है तो करना है, अब कर लेते हैं। देखो भगाएंगे नहीं, सिंपल बात है। देखो मैं करने को यहीं पे करा दूं आधे घंटे में, मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा पेशेंस से आराम से रिकॉर्डिंग करके आपको पकड़ा देंगे। आओ अब आते हैं रिकैप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, कहां पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब सब लोगों का जवान चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बेटा अब हम आपसे पूछने वाले हैं एक एक सवाल। कितनी तरह की ज्योमेट्री होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में? जल्दी से कमेंट, अब रुकना नहीं चाहिए, आप ही की बारी है। अगले 5 मिनट फिर रिकैप लेके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एंटर करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। सर इसमें आपके पास 2 तरह की ज्योमेट्री बनेगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और अगर आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। हाँ या ना? क्या मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखते ही यह बात आपको बोल दूं कि सर अगर टेट्राहेड्रल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा? कल मैंने समझा रखा है रीजन। और अगर यहां पे स्क्वायर प्लेनर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटे पॉसिबल हो जाएगा। यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, एकदम बहुत बढ़िया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन फिर से आइए सर dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी 3 केस है। dsp2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में भी 3 केस है। पहला आपके पास कि सर सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। फिर स्क्वायर प्लेनर में मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। फिर स्क्वायर प्लेनर में
मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट लिगेंड्स है। अच्छा, तीसरा केस में सर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तीसरे केस में हम बाइडेंटेट लिगेंड्स है, हाँ या ना? अब आ जाओ मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट लिगेंड्स की, केवल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात कर लेते हैं। आइए सर, मोनोडेंटेट लिगेंड्स में MA4 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता दीजिए जल्दी से। तो बेटे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नंबर यहां पे 0 हो जाता है। बहुत सही। अगर मैं 3 सेम कर दूं और 1 डिफरेंट कर दूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता दीजिए सर। 3 सेम 1 0 में भी 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बहुत बढ़िया, किसी ने पूरा ही लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको MA2B2 लिख दूं, फिर MA2BC लिख देता हूं और आपके पास MABCD, द मैक्सिमम पॉसिबल केसेस आपके पास यही रहेगा, द मैक्सिमम पॉसिबल केस आपके पास यही रहेगा। 00, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और बेटे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहां के सारे केसेस आपके दिमाग में है। अब आइए, अगर मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट है, अगर मोनोडेंटेट प्लस बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे मान लीजिए MAA, अगर दोनों ही सेम कर दूं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दोनों सेम कर दूं। अगर मैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के साथ साथ दोनों डिफरेंट कर देता हूं, अगर मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दोनों सेम कर दूं, अगर मैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट और दोनों डिफरेंट कर दूं, अब बताओ मुझे कौन सा ऐसा केस है, केवल एक केस इसमें है जिस, हाँ बहुत सही, 0 0 0 2, बहुत बढ़िया सर। जब तक चारों डिफरेंट ना हो जाए तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा, जब तक चारों डिफरेंट ना हो जाए तब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। इस केस में ये भी दोनों डिफरेंट ओनर है, ये भी दोनों डिफरेंट ओनर है, चारों डिफरेंट ओनर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो जाएगा। अब आते हैं वहां पे बाइडेंटेट में। तो सर सारे बाइडेंटेट हैं, हो सकता है MAA ट्वाइस। देखो दोनों के दोनों जो बाइडेंटेट हैं वो सिमेट्रिकल हो सकता है दोनों के दोनों जो बाइडेंटेट हो, MAA और AB, एक मोनोडेंटेट है और एक बाइडेंटेट है, मतलब एक सिमेट्रिकल है, क्या अनसिमेट्रिकल है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि सर तीनों के तीनों क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो जाए। इसके अलावा भी और कोई केस है, इसके अलावा भी और कोई केस है, तो नहीं, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। AABB। अच्छा, अब आएगा कि सर एक और केस बनता है। मान लेते हैं आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है और दोनों ही अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हैं, AB और ये हो जाएगा सर BC, दोनों ही अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ठीक है ना। 4 केसेस है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? देखो, अगर चारों डिफरेंट हैं, दैट मींस यहां पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर चारों डिफरेंट हैं दैट मींस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले जल्दी से बता दो, अगर चारों डिफरेंट है तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। सर अगेन यहां पे देखोगे तो यहां भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ए के सामने बी, एक बार बी के सामने ए, चेंज कर लो। इन दोनों केसेस में क्या यहां पे आपके पास 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और यहां पे AA है, यहां भी 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ए के सामने ए, चेंज भी करोगे तो ए के सामने ए ही रहने वाला है। समझ में आया? दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल केसेस इन ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के जस्ट बाद अब हम मूव कर जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। जल्दी से मूव कर जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे। इतने कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे रेडी? सब लोग रेडी? आइए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हेडिंग है, हेडिंग आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। अब आप कैसे देख के बता सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कैसे देख के बता सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, आप कैसे देख के बता सकते हो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखना, अगर आपके पास, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ऑप्टिकल बताऊंगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बताऊंगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ऑप्टिकल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही ऑप्टिकल बता रहा हूं। इन जनरल ऑप्टिकल बताता हूं, वो 4 और 6 दोनों में ही काम आ जाएगा। आइए,
अगर किसी स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब इफ अ कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर एक कंपाउंड, इफ अ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर एक कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इफ अ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर एक कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब मैं उसको बीचों बीच से बराबर बराबर पार्ट में काट सकता हूं। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, मान लीजिए ये बॉटल है, मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल को कहां से काटूं, कौन से प्लेन से काटूं ताकि बराबर बराबर दिखे? तो मैं क्या करता हूं, एक ऐसे आरी लूंगा, आरी जिससे काटा जा सकता है, और इसको ऐसे बीचों बीच काट दूंगा। बोलो क्लियर? मैं एक आरी लूंगा और ऐसे बीचों बीच काट दूंगा, तो लेफ्ट और राइट जो है इक्वल रहे। 6 का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज 6? सिक्स क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अरे भाई पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट करें कि 6 में घुस जाए? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ज्योमेट्रिकल हो चुका है, ऑप्टिकल पे आ गए हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ज्योमेट्रिकल होगा, फिर ऑप्टिकल होगा। ठीक? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ज्योमेट्रिकल करा दिया, ऑप्टिकल करा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का इसके बाद ज्योमेट्रिकल होगा, उसके बाद उसका ऑप्टिकल हो जाएगा। हाय राम, हाय राम, हाय राम। भाई मैं भगवान से ना अलग से जाके प्रेयर्स रखूंगा आपके लिए कि कहीं से कुछ सद्बुद्धि आ जाए, तब आपके कहीं से कुछ सद्बुद्धि अगर दे दें आपको, करूंगा भाई, अलग से प्रार्थना रखनी पड़ेगी उनके पास और बहुत गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाके वो मानेंगे आपको। और बेटा, इफ अ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी कंपाउंड में ऐसा प्लेन है जो इक्वल इक्वल पार्ट में काट देता है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। If a compound has plane of symmetry, then that compound is optical. Then उसके बाद then that compound is optically inactive. अगर एक कंपाउंड के पास plane of symmetry है, then that compound is optically inactive. But it's very simple, very easy. आगे बढ़ते रहते हैं। अगर किसी कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, अगर किसी कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है देन दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। एंड इफ कंपाउंड डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर कंपाउंड के पास डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, किसी कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है दैट मींस वो एसिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिकल नहीं टूट पा रहा है। इस देन डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर ये कंपाउंड जो होगा बेटे वो क्या? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान से इधर देखना है सब लोगों को। अगर मैं कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ठीक है भाई, आई एम मेकिंग एक सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच है, यहां पे एक लिगेंड है, यहां पे दूसरा लिगेंड है, यहां पे तीसरा लिगेंड है, यहां पे चौथा लिगेंड है, ठीक है भाई। अब यहां पे मुझे बताइए कि क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सबसे पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब आप अपना दिमाग ना लगाओ, मेरी तरफ देखा। मैं एक काम करता हूं सर, मैं एक काम करता हूं, बच्चों आप बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? अब देखो सर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में डी है और राइट हैंड साइड में ए है। सिमेट्री कहां दिख रहा है? लेफ्ट इज इक्वल टू राइट होना चाहिए तब सिमेट्री होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब इसके लेफ्ट में इज इक्वल टू इसके राइट में होना चाहिए, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला जाएगा। एकदम सही, एकदम सही। अगर मैं ये बोल दूं इफ आई टेल यू दिस, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आप सब लोगों का जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे इक्वल नहीं है। इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे इक्वल नहीं है। क्या यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है? एक सेकेंड,
क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? टेल मी, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जल्दी से बताएंगे। अच्छा, तो सर इस प्लेन के आजू बाजू देखिए, तो इस प्लेन की इधर जाने पे डी है, इधर जाने पे बी है, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, एक बार और चेक कर लेते हैं, सारे पॉसिबल चीजें हम चेक कर लेते हैं, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको ये बनाता हूं, इफ आई टेल यू दिस, मुझे बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो इस प्लेन के ऊपर नीचे आजू बाजू देख लेते हैं, इधर जाने पे ए और इधर जाने पे सी है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वेरी इजी, मतलब यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिख रहा है। अब पूरा सोचो कि क्या यहां पे किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है? तो आप कहोगे नहीं, नहीं आ सकता है। और मैं इसी जवाब पे बोलूंगा कि भाई साहब ऐसा करिए, ऐसा करिए, इस धरती पर बहुत ज्यादा बोझ ऑलरेडी है, आप क्यों बढ़ा रहे हैं साथ में? वो भी खाली दिमाग के साथ आप बोझ बढ़ा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। अरे भाई ये स्क्वायर प्लेन मान लेते, मोबाइल को स्क्वायर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये स्क्वायर है। भाई एक ऐसा प्लेन भी तो है जो इसके बीचों बीच काट सकता है। मोबाइल का अपर वाला स्क्रीन ऊपर और बैक वाला नीचे हो जाए, समझिए। अब देखिएगा, जैसे स्लाइस कट जिसको हम बोलते हैं, ये देखो, ये क्या है? दीज आर बॉल्स। इसको चॉकलेट बॉल्स की तरह इमेजिन करिए, चॉकलेट बॉल्स की तरह, स्फेयर की तरह इमेजिन करिए, ठीक है। ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, इसको आधा आधा बॉल्स काट रहा हूं, आधा आधा स्क्वायर काट रहा हूं, स्लाइस कट जिसको हम बोलते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हां घुस के देखना पड़ेगा बस, हाँ अंदर घुस मत जाना, मतलब ऐसे समझ के देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हाँ ये बात ठीक है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये बात ठीक है कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये बात ठीक है कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये बात भी ठीक है कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, तो आपके पास किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल, ना वर्टिकल, ना डायगोनल। बट क्या यहां पे स्लाइस कट वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बट क्या यहां पे स्लाइस कट वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हां, तो यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो बेटे स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, स्लाइस कट, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, ये रिमोट है, अब इसको ये वाला प्लेन बोल रहा हूं जो रिमोट को दो पार्ट में तोड़ दे, यहां से बीचों बीच, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, दैट इज स्लाइस कट, दैट इज स्लाइस कट। एकदम समझ में आ रहा? दैट इज स्लाइस कट। आइए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये रहा, दिस इज योर बंडल, ये मान लो वो है रफ पेजेस का बंडल है। अब कह रहा है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ, तो मैं काम कर रहा हूं, आधे पेज को नीचे आधे पेज को ऊपर, बीचों बीच काट रहा हूं, ये एकदम बीचों बीच अगर मैं काट देता हूं तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। नाउ यू कैन सी ऊपर वाला नीचे वाला इक्वल है, तो दैट इज स्लाइस कट, एकदम बीचों बीच काट कर रहे हैं। चलो, तो दैट मींस ए स्क्वायर प्लेनर हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या मैं ये लाइन लिख दूं नोट में? क्या मैं ये लाइन लिख दूं नोट में कि एवरी स्क्वायर प्लेनर, दुनिया के जितने भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है सबके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हैज स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री। एवरी स्क्वायर प्लेनर हैज स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोलना एक बार कमेंट में, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई है? हाँ बोल दो अगर समझ में आ गई तो। हाँ, एवरी स्क्वायर प्लेनर हैज स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो अब चूंकि हर स्क्वायर प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एक और चीज अगर गौर फरमाना जरा, सर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब हो गया डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसका मतलब हो गया डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एकदम तोड़ के पढ़ा दिया, एकदम तोड़ के पढ़ा दिया, ताकि आपको फील आ जाए कि स्क्वायर प्लेनर के पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा।
अब यहां पे मैंने आपको एक्सट्रीम केस लेके दिखाया कि चारों डिफरेंट भी कर दो तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ए के ऊपर ए के नीचे ए बी के नीचे बी, उसी तरह सी के नीचे सी, डी के नीचे डी। ठीक है ना, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ गए और आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। रेडी है सब लोग? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रेडी हो गए हैं, क्योंकि एक ही वर्ड में हमारा पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म हो गया कि भाई स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। अब आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आइएगा जरा, आइएगा सर। पॉसिबिलिटी हम ऐसा लेते हैं, पॉसिबिलिटी हम ऐसा लेते हैं, हो सकता है 6 के 6 लिगेंड सेम हो। ध्यान दीजिएगा सर, 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स की भी हम बात करें, हो सकता है 6 के 6 लिगेंड सेम हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसमें सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसमें सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। अब देखिए MA6 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आइए MA5B यहां हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दिस इज MA6। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन में से MA6। अब देखो MA6 के बाद हो सकता है 6 के 6 ना होके 5 सेम है और एक डिफरेंट। पॉसिबिलिटी तो ये भी है, जैसे वहां किया था हमने स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। पर कितना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है बेटे, अभी तो शुरुआत करिए क्लास की, लास्ट तो होने दे। ठीक है, चलिए अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्क्वायर प्लेनर का कराया, ज्योमेट्रिकल स्क्वायर प्लेनर के बाद ऑप्टिकल स्क्वायर प्लेनर। अब हम ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑप्टिकल कोऑर्डिनेशन नंबर फिर टेट्राहेड्रल पे आएगा। जो सीक्वेंस उसको फॉलो करो ना, आधा अधूरा क्यों पढ़ रहे हो? अब टेट्राहेड्रल वगैरह लास्ट में आएगा भाई, पहले पढ़ लो, आ जाओ। अब जैसे ये हुआ MA5B के बाद, सर हो सकता है 6 में से 4 सेम हो MA4 और 2 डिफरेंट है MA4B2। हो सकता है 4 सेम हो और 2 डिफरेंट हो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आएगा, अभी लिख लीजिए बेटा। अब आइए उसके बाद आ जाएंगे फिर आपके पास MA4 और B2 की जगह हो सकता है ये दोनों के दोनों सेम हो जाए MA4BC। हो सकता है ये दोनों के दोनों डिफरेंट हो जाए MA4BC। अब और पॉसिबिलिटी क्या है सर? 4 सेम 2 डिफरेंट वाला केस हो गया, 3 पे आएंगे तो MA3B3। ये अब नेक्स्ट केस आता है, 3 एक तरह का 3 दूसरे तरह का। 6 में से 3 एक तरह का 3 दूसरे तरह का। अब आइए सर नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है, ये 3 तो सेम है बट इन 3 में से 2 एक तरह का और एक तरह का, MA3B2C। MA3B2C। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं आपको लेता हूं M, फिर आपके पास आते हैं A3B2C की जगह आपके पास ये तीनों के तीनों BCD हो जाए, MA3BCD। MA3BCD। नेक्स्ट आ जाओ सर, MA3BCD के बाद नेक्स्ट कहानी आपके पास आएगी M। अब देखो हो सकता है आपके पास 3 वाले सारे केस हो गए, अब 3 के बाद 2 के सारे ले लो MA2B2C2। MA3BCD के बाद 3 वाले सारे पॉसिबल केसेस ले लिया, तो अब 2 हो गए, 6 को 2 में डिवाइड कर दो। अच्छा, अब हो सकता है कि सर ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, बट जो C2 है वो दोनों डिफरेंट है, MA2B2CD। ठीक हो गया, चलो अब आ जाओ MA2B2CD के बाद MA2B, अब ये दोनों भी डिफरेंट हो जाए BC, और फिर इन दोनों 4 डिफरेंट हो गया, 2 सेम हो गया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का गेम है, और लास्ट में क्या करो सर, सारे के सारे डिफरेंट कर दो, MABCDEF कर दो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के यही तो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। हो सकता है 6 के 6 सेम हो, पहला हो सकता है 5 सेम हो, एक डिफरेंट हो सकता है 4 सेम हो, 2 डिफरेंट
हो सकता है 4 सेम है, 2 डिफरेंट में ये दोनों ही अलग अलग हो जाए। हो सकता है ये 6 3 का पार्ट हो, A3 B3। अब A3 B3 के बाद हो सकता है ये तो सेम हो, बट इन तीनों में 2 सेम 1 डिफरेंट। मैक्सिमम पॉसिबल केसेस काउंट कर रहे हैं। ये दोनों सेम की जगह दोनों डिफरेंट होना चालू हो गया, तो B C और अगला वाला D। अब दो में डिवाइड कर दो, A2 B2 C2। C2 हो सकता है ये दोनों डिफरेंट हो जाए, फिर ये दोनों भी डिफरेंट कर दिया, और फिर लास्ट में सारे के सारे डिफरेंट कर दिया। MA6 तक चले गए हैं। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब MA6 में बच्चों ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें 0 है, 00। यहां पे 2 00 222, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 00 222। यहां पे 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 222 यानी कि 3 ज्योमेट्रिक, यहां पे 2 2 2 ज्योमेट्रिकल, 00 222। फिर यहां आ जाओ 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। देख लीजिए, मैं अभी चार्ट लिखवा रहा हूं, बताऊंगा कैसे। मैं अभी बस चार्ट लिखवा रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसे। चार्ट लिखवाने से रिवीजन के समय याद करना आसान होता है। इसको कटरीना कैफ के नंबर की तरह याद रखिए, 00 222 3 4 5। यहां पे 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बता रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे, आइए जरा समझाते हैं कैसे, आइए जरा समझाते हैं। आइए, 00 222 3 4 5 6 9 15। वहां पे 6 के 6 लिगेंड सेम है, ओके सर। उसमें से 5 सेम है, 1 डिफरेंट है, 4 सेम है, 2 डिफरेंट है, एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 00 222 3 4 5 6 9 15, ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आगे भी, अभी आगे सबको जाके प्रूव करेंगे। अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने कितने होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नंबर कैलकुलेट करते हैं, इसका ऑप्टिकल का। तो देखो, यहां तक तो सबके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 होंगे, 0 0 0 0 0, ठीक है ना। जहां पे 3 सेम और 3 डिफरेंट हो जाता है, जब 3 सेम और 3 डिफरेंट हो जाता है, तो यहां पे पहली बार यहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है 2, फिर होता है इसका ज्योमेट्री 4, फिर होता है इसका, एक सेकेंड, MA3BCD होता है ना, ठीक है, MA3BCD होता है। तो 2 4 6 30, 2 4, फिर आपका 6 और 30, ये हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये लास्ट में तो रटना ही पड़ेगा, मैं अभी प्रूव करूंगा। और यहां पे आता है टोटल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल मिला के टोटल आइसोमर्स कितना हो रहा है, टोटल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल मिला के टोटल आइसोमर। जब टोटल काउंट करते हैं ना, तो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 करते हैं। क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर डिवाइड बाई 2, GI प्लस वाई बाई 2 इज TI, टोटल आइसोमर। टोटल आइसोमर कैसे करते हो? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्लस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बाई 2। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 0, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 0, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 2, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 2, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 2, ठीक है ना। फिर आइए, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 दैट इज 3, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 यानी कि 5, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 यानी कि 6, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 यानी कि 8, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 यानी कि 12, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बाई 2 यानी कि 30 टोटल। अब देख लो, यहां पे आप जैसे ही आओगे, दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का काउंट, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का काउंट, एंड दिस इज टोटल आइसोमेरिज्म का काउंट। ये ज्योमेट्रिकल नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के मैक्सिमम केसेस हैं। एक खुशी की बात बता देता हूं, अब पता नहीं खुशी है कि नहीं, बट उसकी बात बता देता हूं मैं। खुशी की बात यह है कि बच्चों, आपके सिलेबस में केवल और केवल और केवल और केवल और केवल और केवल यहां तक है। आपके सिलेबस में सारे केसेस नहीं हैं, बट आपके सिलेबस में केवल और केवल और केवल और केवल यहीं तक है। हाँ जी, खुशी की बात यह है कि भाई साहब MA3B3 तक ही है। ये बस ध्यान रखिए, आएगा तो सीधा सीधा टेबल से रट के जाना है। ये सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी और सिलेबस में MA6 से लेके MA3B3 तक ही है, और अपन को एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर जाना नहीं है, अपन वो पढ़ेंगे नहीं।
रेडी? रेडी? अब अरुण कुमार जी बताइए जरा, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, अब बताइए कुछ तो गड़बड़ है, बताइए जी अरुण कुमार जी। कौन सा डिवाइड नहीं किया, कौन सा डिवाइड नहीं किया जरा बताना। ला 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 7, कहां पे 7 होगा बेटे? 00222 00222 356 356 8 12 30 8 12 30। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता भाई। लास्ट वाला ओहो हो। ज्योमेट्रिकल कितने बेटे? 15। ऑप्टिकल कितने बेटे? 30। डिवाइड बाई 2 करिए। मुझे लगता है ये तो 15 हो जाएगा, और आजकल 15 में 15 जोड़ने से 30 आ रहा है, तो मुझे लगता है सही है। अरे यार, अरे गधेड़ो, मेरे गधेड़ो, समझ में नहीं आता है। आइए इधर आइए बेटे। तो जैसे ही आपने किया, जैसे ही आपने किया, अब हम जाते हैं सीधा सीधा आगे अंदर की तरफ सॉल्व करने के उस पे। एक एक करके सारे क्वेश्चन, ये सारे MA3 B3 तक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबको सॉल्व करेंगे। यहां से एक बात पता लगी होगी, यहां से एक बात पता लगी होगी कि सर हम ये कैसे कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर होगा तो ही ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा? जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकालोगे। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो ही उसी का तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखोगे। ये हम डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं? डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल वाले का ही मिरर इमेज होता है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, और वो मिरर इमेज ही ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान दीजिए, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। अगर मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है तो वही ऑप्टिकल आइसोमर है। इसी बात को हम पीछे आके लिखते हैं। अब इसी बात को हम पीछे आके लिखेंगे, ठीक है? अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ध्यान दीजिए, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इफ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस वो, अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस वो कंपाउंड के, दैट मींस सिमेट्रिकल है। दैट मींस कंपाउंड क्या है बच्चे आपके पास? सिमेट्रिकल। दैट मींस कंपाउंड क्या है आपके पास? सिमेट्रिकल। अच्छा, अगर कंपाउंड बेटे आपके पास सिमेट्रिकल है तो दैट मींस मिरर इमेज डू नॉट एग्जिस्ट। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, दैट मींस मिरर इमेज डू नॉट एग्जिस्ट। मिरर इमेज डू नॉट एग्जिस्ट। मिरर इमेज बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत बढ़िया, मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत बढ़िया। लेकिन इफ कंपाउंड डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन अगर कंपाउंड, इफ कंपाउंड डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल बोलते हैं हम उसको। दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। दैट मीन्स वो एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स वो एसिमेट्रिकल कंपाउंड है और वहां पे बेटे आपके मिरर इमेज एग्जिस्ट करता है, और मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, और मिरर इमेज ही ऑप्टिकल आइसोमर होता है। मिरर इमेज ही ऑप्टिकल आइसोमर होता है, मतलब मिरर इमेज होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है। अब कई मंद बुद्धि लोग पूछ रहे थे कि सर टेट्राहेड्रल में क्या होगा? भाई वहां जीआई ही नहीं है, तो जीआई ही नहीं है तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है तो मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगा? इसीलिए कहता हूं थोड़ी देर इंतजार कर लो। अरे धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। इतने बम मारेंगे, इतने बम मारेंगे कि बेटा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डू नॉट एग्जिस्ट। अगर मिरर इमेज नहीं है
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। बोलो, समझ में आया? वो मनोज वाजपेयी का आ रहा है याद आपको? इतने बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वही बात है बेटा, इतने कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई कोई डाउट रहेगा ही नहीं, दूर दूर तक रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद, इफ अ कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो मिरर इमेज नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर एसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। समझ में आया? कोनो दिक्कत नहीं है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब कोई नहीं पूछ रहा है टेट्राहेड्रल में होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा। अच्छा, अब आइए बेटे नेक्स्ट, GI प्लस OI बाई 2। कई लोग कह रहे हैं कि सर जो आज 6 बजे वाला है ऑर्गेनिक, वो बैच में भी कराओ। नहीं, बैच में हम 9-10 की थोड़ी पढ़ाएंगे, बैच में हम आपके नीट का पढ़ाएंगे। 9-10 का आपको जरूरत है, आपके बेसिक्स है, वो हम यूट्यूब पे फ्री में करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को लग रहा है अच्छा सर ये रॉन्ग लिख दिया, बताओ बेटे 10 बार जन्म लोगे, पैदा होगे ना, उसके बाद तुम रॉन्ग और राइट बता पाओगे। कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मिरर इमेज सिमेट्री होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही, एब्सोल्युटली सही है। नेक्स्ट, गर्दा हो गया। चलिए, डाउट है तो पूछिए, डाउट लिखने से डाउट थोड़ी आ जाता है। नेक्स्ट आइए, अब आते बच्चे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 MA6। अब MA6 क्या है आपके पास? ऑक्टाहेड्रल है। MA6 क्या है बच्चों आपके पास? ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में बेटा बीचों बीच मेटल है। A6 का मतलब हो गया एक A यहां है, दूसरा A यहां है, तीसरा A यहां है, चौथा A यहां है, पांचवा A यहां है और छठा A यहां है। MA6 ध्यान से मुझे बताइए, चूंकि ये MA6 है, अब MA6 में क्या मैं कोई पोजीशन चेंज करके नया स्ट्रक्चर बना सकता हूं? GI सोचो, GI POS है तो मिरर इमेज होगा नहीं बेटा, गलत पढ़े हो आप। आ जाइए, सिमेट्रिकल का मिरर इमेज बेटा अगर कोई सिमेट्रिकल है तो मिरर इमेज वही बन जाएगा, तो उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एसिमेट्रिकल का मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। आई, अब जल्दी से ऊपर बेटा आप इसको लिखिए कि क्या इसमें GI होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें GI होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? जल्दी से, GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। बेटे जल्दी से करेंगे, चलिए कम ऑन। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? चलो अब आ जाते हैं GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऊपर। यहां पे आइए, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? क्या इसमें नहीं होगा? क्यों सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं यहां पे, बिल्कुल सही। ज्योमेट्रिकल क्यों? क्योंकि सर लिगेंड की पोजीशन चेंज करने से या एटम की पोजीशन चेंज करने से नया कंपाउंड नहीं बना। अब GI 0 हो गया। अब GI 0 हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी 0 हो गया। अब GI 0, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0, तो बेटा टोटल आइसोमर्स भी 0, TI भी 0, टोटल आइसोमर्स भी 0, तो GI भी 0, OI भी 0, तो TI भी 0। बड़ा सिंपल। अच्छा, सेम एटम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जरा दिमाग लगाओ, बी में देखो, सेकंड में MA5B। MA5B, क्या यहां पे GI होगा? क्या यहां पे OI होगा? या कितना यहां पे टोटल आइसोमर्स हो गए? यहां पे GI कितना, यहां पे OI कितना? तो सेंट्रल मेटल एटम को बीचों बीच M रख दिया,
A5 का मतलब एक ए यहां है, दूसरा ए यहां है, तीसरा ए यहां है, चौथा ए यहां है, पांचवा ए यहां है और छठा बेटा बी यहां है। MA5B, MA5B जल्दी से बताएंगे। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैं बस सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं यहां पे भाई, ऑक्टाहेड्रल के सारे के सारा 12 के 12 90 डिग्री होते हैं। All 12 angles are 90 degree and highly symmetrical structure. Octahedral सारे के सारे 12 90 डिग्री होते हैं और हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसको उठा के यहां रख दो तब भी एंगल 12 है, इसको उठा के यहां रख दो तब भी एंगल 12 है, इसको ऊपर कर दो तब भी एंगल 90 है। मतलब सारे के सारे 12 के 12 90 डिग्री है। और बेटे चूंकि 90 डिग्री है, सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, तो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 0। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं हुआ, नया स्ट्रक्चर ही नहीं बना, तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही 0 हो गया तो बेटा टोटल आइसोमेरिज्म इज 0। बढ़िया हुआ क्या? एकदम समझ में आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एनसीईआरटी का समझ थोड़ी आएगा, इसीलिए तो टीचर होता है। नेक्स्ट आते हैं MA5B, GI इक्वल टू 0, OI इक्वल टू 0, TI इक्वल टू 0। अब मैं तीसरा केस लेके चलता हूं, अगर मुझे MA4B2 करना है तो MA5B के बाद नेक्स्ट इज MA4B2। अगर आपको करना हो MA4B2 तो बेटा क्या होगा आपके पास, सेंट्रल मेटल एटम ये हो गया। A4 का मतलब 1 2 3 और 4, MA4। B2 का मतलब एक B ऊपर है और एक बेटा B नीचे है, MA4B2। जल्दी से करेंगे MA4B2 की बात, जल्दी। सिमेट्रिकल में पीओएस होता है, ऑब्वियसली सिमेट्रिकल में पीओएस होगा। अब MA4B2 में जल्दी से बताइए कि सर क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकता है? जरा सोच के देखो, अगर मैं इसी ऑक्टाहेड्रल को मैंने सेंट्रल मेटल एटम को बीच में रखा है, MA4 यहां रख दिया है और एक ऊपर रख दिया है और नीचे ए रख दिया है, उसके बाद बी को यहां रख दिया है, MA4 एक सेकेंड, मिटा दिया गया। GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। चलो हाँ, अब जल्दी से मुझे बताना कि GI एंड OI इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। जल्दी से मुझे बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या यहां पे B और B के बीच में 180 डिग्री एंगल है? क्या यहां पे B और B के बीच में 180 डिग्री एंगल है? तो बच्चे यहां पे ट्रांस है क्या? हाँ, यहां पे B और B में 90 डिग्री एंगल है, तो बेटा सिस है क्या? हाँ, तो B और B में 180 डिग्री एंगल है ट्रांस, B और B में 90 डिग्री एंगल है सिस। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाओ सर, बस अब चूंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, पता करो कि कहीं पे पीओएस है। अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या कोई पीओएस आपको दिख रहा है? मैं आपको चमकाता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर देखना सब लोग। अगर मैं इस प्लेन से इसको काट देता हूं, अगर मैं इस प्लेन से बीचों बीच बच्चे काट देता हूं, अगर मैं इस प्लेन से बीचों बीच आपके काट देता हूं, तो क्या ये बीचों बीच हो गया? इक्वल इधर, इक्वल इधर, इस प्लेन से बीचों बीच आ गया, हाँ, तो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बेटे क्या हो गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया बेटा, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें जरा देखो, क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हां है, बताता हूं कैसे। हां है, हां है। अगर मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या बोला आपको, ये सारे लिगेंड्स को एक बॉल की तरह एज्यूम करना है, दीज आर स्फेरिकल बॉल्स। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मैं एक ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री लेता हूं जो इस बी को भी कट करे, इस वाले बी को भी कट करे और बेटा ऊपर वाले बॉल्स को भी काटे, समझ पा रहे हो मैं कौन सा प्लेन बोल रहा हूं? नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा 3D प्लेन बनाता हूं। वेट,
मैं थोड़ा 3D प्लेन बनाता हूं। आइए, मैं इस वाले प्लेन को से काट रहा हूं। आई एम कटिंग दिस विद दिस प्लेन। तो देखो इसमें ऊपर वाला भी और दोनों डायगोनली भी कट रहे हैं। तो अगर मैं इस प्लेन से इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को एज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को एज्यूम कर रहा हूं, एक सेकेंड, अगर मैं इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को एज्यूम कर रहा हूं, समझ में आया? बीचों बीच मैंने काट दिया। तो यार ए साइड, ये ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला कट गया, तो सब इक्वल इक्वल हो गए। ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटो एकदम बीचों बीच, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें कट कौन कौन रहा है, तो ये वाला कट रहा है, ये वाला आधा आधा कट जाएगा, ये वाला आधा आधा कट जाएगा, और नीचे वाले आधा आधा कट जाएंगे। तो एकदम बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दो, तो फिर यहां पे भी पीओएस दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ऑप्टिकली इनएक्टिव। एकदम समझ में आया होगा? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आया? प्लीज हेल्प मी बेटा, पढ़िए, हेल्प होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ गया है? बिल्कुल, हाँ, एकदम सही। स्लाइस नहीं है, ये एकदम डायगोनली कट है, ये डायगोनली कट है। ध्यान दीजिए क्या होता है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर के एक ऊपर और नीचे ऐसे लगा हुआ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर नीचे आपका लगा हुआ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर के ऊपर नीचे, बीच से इसमें से फाड़ सकते हैं क्या? एक सेकंड रुको, रफ पेपर है, फाड़ सकते हैं। ये स्क्वायर है बेटा, रफ पेपर है। अब स्क्वायर के ऊपर नीचे बना दिया, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल बन गया। समझ में आया होगा यहां तक कि भाई ये तो ऑक्टाहेड्रल, तो मुझे समझ में आ गया कि स्क्वायर के ऊपर नीचे आ गया, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इमेजिन करिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑक्टाहेड्रल वैसे ही है, मैंने क्या किया, ये वाला प्लेन काटा, ये एकदम डायगोनल प्लेन काटा ऊपर से, तो इसमें ये भी बेर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर जो ऊपर निकला हुआ है ना, वो भी कट रहा है। ये तो कट ही रहा है, ये डायगोनल, वो डायगोनल तो कट ही रहा है, ये परपेंडिकुलर भी कट रहा है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये डायगोनल प्लेन है, बट ध्यान रखिए ये वाले भी परपेंडिकुलर भी कट जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, आजू बाजू सेम साइड हो जाए, आजू बाजू सेम हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। तो यहां पे जीआई कितना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो सर 2 है, ओआई कितना है सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 है, तो टोटल आइसोमेरिज्म कितना है, 2 + 0/2, 2 + 0/2 दैट मींस 2, ठीक है, क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो और समझ में आएगा। MA4B2 के बाद MA4BC, MA4B2 के बाद नेक्स्ट कहानी आता है MA4BC। एक्चुअली 3 डायमेंशन मतलब डायग्राम अगर यूज हो तो उसको पढ़ने में और मजा आएगा, बट यहां आइए, एग्जाम में 3 डायमेंशन तो आ नहीं सकता, तो हमें 2D में ही पढ़ना है। आइए, MA4BC की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्क्वायर है, बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम है, इतना करेक्ट है। A4 का मतलब एक काम करते हैं, चारों के 4 डायरेक्शन पे A4 रख दो, चारों के 4 A4 रख दो। एक ऊपर की तरफ निकल रहा है दैट इज B, नीचे की तरफ निकल रहा है दैट इज C, MA4BC हो गया क्या? नेक्स्ट, फिर हम आते हैं स्क्वायर प्लेन में। सर बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम है, A4 का मतलब हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखना ऑक्टाहेड्रल यही है ना, हाँ। अब B और C 90 डिग्री है, B और C 180, B और C 90 बना दो। A4 था एज इट इज A4 रख दो। गौर से देखना मैंने क्या बोला आपको, यहां पे जो B और C है वो 180 डिग्री पे जा रहा है, दैट मींस इट इज ट्रांस, वेरी इजी। यहां पे जो B और C है वो 90 डिग्री है, दैट मींस इट इज सिस। तो ये ट्रांस आइसोमर है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ, और ये सिस आइसोमर है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ। ये ट्रांस आइसोमर है लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ, ये सिस आइसोमर है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ। अब मुझे बताओ जरा, क्या इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो मुझे समझ में आ गया 2 होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 होगा, ठीक है। अब देखो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजो। हाँ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ रहा है। अगेन सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री, मुझे कट तो डायगोनल ही करना है, मुझे कट तो डायगोनल ही करना है,
बट चूंकि अब मैं जब कट कर रहा हूं ना, तो ये भी आधा आधा कट जाएगा और ये भी आधा आधा कट जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे? सर मुझे अभी मान लो ये प्लेन ये है, ऐसा है स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर भूल जाओ, सुनो परपेंडिकुलर भूल जाओ बेटा, तो क्या होगा, आप डायगोनली काट दोगे, डायगोनली काट दोगे तो बेटा इस तरह डायगोनली काट रहे हो, आधा आधा हो जा रहा है आपका, डायगोनली काट रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में क्या है, डायगोनली तो है ही, साथ साथ में बच्चे ऑक्टाहेड्रल बन गया, परपेंडिकुलर लग गया ऊपर नीचे। अब मैं क्या करूं, अभी भी डायगोनली काट रहा हूं, बस उसमें फर्क ये है, बस उसमें फर्क ये है कि ये भी कट रहा है, अभी भी डायगोनली काट रहा हूं, पर तो फर्क ये है कि ये भी कट जाएगा, नीचे वाला भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, नीचे वाला भी कट जाएगा, मैं अभी भी परपेंडिकुलर ही काट रहा हूं। ठीक है, अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बेटा आपकी परपेंडिकुलर ही है, अभी भी यही वाला परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बस उसमें बीच वाला कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसा ही है। कौन सा प्लेन हमने काटा है, तो बेटे ये वाला प्लेन हमने काट दिया। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवान, जल्दी 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 आगे बढ़ते हुए जल्दी 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 करेंगे। हाँ, ये वाला प्लेन से जब आप काटोगे ना, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ट्रांस आइसोमर है और ये बेटा आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ट्रांस आइसोमर है और ये वाला बच्चे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब सिस आइसोमर में आइए। अब सिस आइसोमर कैसे पता चलेगा पेपर में, प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। अब सिस आइसोमर में खोजो कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, खोजो कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगेन है, अगेन है, सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी है। देखो ये डायगोनली कट मार दो, डायगोनली अगर आप कट मारते हो, अगेन अगर आप डायगोनली कट मारते हो, तो दिस इज द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, कट जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। दिस इज डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। तेरी उम्र के नौजवानों, तो यहां पे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट मारा और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट कहानी, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट मारा और आगे बढ़ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब जीआई तो हो गया 2, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी बेटा आपके पास हो गया 2, और टोटल आइसोमरिज्म कितने हो जाएंगे, टीआई इज इक्वल टू, टोटल आइसोमरिज्म टीआई इज इक्वल टू, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज 0, ऑप्टिकल से 0, टीआई इज 2। चलो जीआई ओआई और टीआई जैसे ये हुआ बच्चों, जीआई ओआई और टीआई जैसे ये हुआ, ध्यान दीजिए ट्रांस वाला कैसे कट करा। अगेन बेटा मान लीजिए ये स्क्वायर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब मैं इसको डायगोनली कट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन से डायगोनली कट कर रहा हूं, दिस इज डायगोनल कट, ठीक है, दिस इज डायगोनल कट। अब डायगोनली कट करोगे तो ए के सामने ए आ रहा है, मतलब ये ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि सर ये स्क्वायर में बस हमने क्या लगा दिया, आगे परपेंडिकुलर पीछे परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर ही है, बस आगे परपेंडिकुलर पीछे परपेंडिकुलर, ठीक है, स्क्वायर ही है, बस आगे परपेंडिकुलर और पीछे परपेंडिकुलर लगा दिया। मैंने क्या किया, अभी भी मैं डायगोनली कट कर रहा हूं, बस परपेंडिकुलर भी साथ में कट हो जा रहा है, तो परपेंडिकुलर भी इक्वल इक्वल कट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, बी और बी भी कट हो जा, बी और सी भी कट हो जा रहा है, तो बी के सामने बी, सी के सामने सी, सिमेट्री हो गया। यहां भी वही हो रहा है, ए के सामने ए कट हो गया, सी के सामने सी कट हो गया, ए और एक सिंबल, ये भी बी के सामने बी और ए के सामने ए कट हो गया है, तो दिस इज ज्योमेट्रिकल एंड। सर फिर लास्ट वाले में भी नीचे वाला कट होगा, हाँ इसमें भी नीचे वाला कट होगा, उसमें भी नीचे, हर जगह नीचे वाला कट होगा। चलिए तो MA4BC के बाद नेक्स्ट कंडीशन इज MA3B3, लास्ट कंडीशन जो बनता है ना वो बनता है MA3B3। अब MA3B3 एक स्पेशल केस है, इसको रट लीजिए, ध्यान दे दीजिए, जैसे रखना है दिमाग में रखना पड़ेगा MA3B3 के लिए, ठीक है। अभी तो मैं ऑर्गेनिक के लिए ज्यादा सोच रहा हूं कि भाई बेसिक्स में आपको क्या धमाकेदार ऑर्गेनिक कराया जाए। MA3B3 आ जाओ,
सर मैं क्या कर रहा हूं, बीचों बीच मैंने सेंट्रल मेटल एटम एम रखा, मैंने सेंट्रल मेटल एटम एम रखा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, मैं फिर से Ma3B3 में, तो स्पेशल केस क्यों बोला था बता रहा हूं, Ma3B3 में एम रख दिया। एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा, एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा, एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा और एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा। अब Ma3B3 की बात करते हैं, दिस इज ए और ए। सिमिलरली B3 की बात करेंगे, एक B और एक B और एक B। Ma3B3 में ये यहां गया, ठीक है सर, ये यहां गया, बिल्कुल सही है सर। अब Ma3B3 में ये तीनों जो A हैं, ये तीनों जो A हैं ये एक फेस पर लाई कर रहे हैं। ऑल थ्री, ये तीनों जो A हैं ये एक फेस पर लाई कर रहे हैं। ये तीनों जो A हैं वो एक फेस पर लाई कर रहे हैं, दिस इज Ma3, ठीक है। उसी तरह ये जो तीनों B हैं, ये जो तीनों B हैं ये एक फेस पर लाई कर रहे हैं, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ बेटा वो एक फेस पर लाई कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ वो एक फेस पर लाई कर रहे हैं। तो Ma3B3, हां इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, एक को बोलते हैं फेसियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर, या फिर इसको बोलते हैं फेक आइसोमर, FAC, फेक आइसोमर। अच्छा, अब मेरिडोनियल आइसोमर की बात करते हैं तो Ma3, अब एक जगह A नहीं रहेगा, Ma3 और B3, दिस इज मेरिडोनियल आइसोमर। अब फेस नहीं रहा, तो जब फेस पर नहीं है इसको कहते हैं मेरिडोनियल आइसोमर, फेस पर नहीं रहा तो इसको हम कहते हैं मेरिडोनियल आइसोमर, या फिर इसको बोलते हैं मर आइसोमर। पहले वाले को बोलते हैं हम फेस आइसोमर, FAC, और दूसरे को बोलते हैं मर आइसोमर, MER, मर आइसोमर। तो Ma3B3 में दो तरह के आइसोमर हैं, एक है तीनों लिगेंड जो है अगर फेस पे लाई करते हैं तो फेसियल आइसोमर, तीनों की तीनों लिगेंड अगर फेस पे लाई नहीं करते हैं तो फिर इसको कहते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। Ma3B3 वाले को हम फेसियल आइसोमर कहते हैं, अगर उसमें फेस पर नहीं लाई कर रहा है तो इसको हम मेरिडोनियल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। इसको हम फेस और मर आइसोमर शॉर्ट फॉर्म में डालते हैं, ठीक। अगेन इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगेन वही डायगोनल वाला ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां डायगोनल वाला ही प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, डायगोनल वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो 2 है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेटा 0 है, टोटल आइसोमरिज्म क्या है आपके पास, Gi + y/2 दैट इज 2। POS प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS प्रेजेंट होगा ऑप्टिकल, POS नहीं मिलेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इसमें POS कैसे, अगेन बेटा डायगोनल, इसमें POS कैसे, ला 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 ला, इसमें भी POS होता है डायगोनल वाला, डायगोनल वाला Ma3B3। इसमें अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल, अरे 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 अरे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको चाहिए। आइए बेटा अब मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बताता हूं। सब लोग कह रहे हैं कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, अरे भाई अब आपको ये वाला प्लेन से कट मारिए, मान लीजिए भाई ये वाला प्लेन से जरा कट मार के दिखाना, ये वाला। अब देखो एक ऐसा प्लेन जो ए को कट कर रहा है और हॉरिजेंटली कट कर रहा है, भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री में हॉरिजेंटली कट मार रहा हूं, ध्यान दीजिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी, उसमें ए भी आधा आधा कट हो चुका है, बी भी आधा आधा कट हो चुका है। क्या होगा सर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये देखिए बीचों बीच कट मार दिया इसने, तेरी ओर बीचों बीच इसने कट मार दिया Ma3B3 में, तो देखोगे उसमें ए भी बीचों बीच कटेगा, बी भी बीचों बीच कटेगा, ठीक है। क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कौन सा POS होगा, तो इसमें भी POS अगर आपको देखना चाहते हो तो देख लो, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हो तो देख लो
ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री से आधा आधा कट हो जाएगा। ये चारों तो कट हो गए डायगोनल पे और परपेंडिकुलर पे, बचे बी के सामने बी। सही है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ऑल गुड। चलो अब MA3B3 के बाद वाला केस आपके पास सिलेबस में नहीं है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको करने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो वैसे ही आपको करना है। MAA4 मुझे बताइए ज्योमेट्रिकल कितना, ऑप्टिकल कितना, और कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आउट GI OI एंड TI इन, फाइंड आउट GI OI एंड TI। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, फिर क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर क्या होगा TI टोटल आइसोमेरिज्म इन। फाइंड आउट GI OI एंड TI इन किसमें हो जाएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा M, फिर आ जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड AA, और फिर आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड A4। आइएगा जरा गौर से, MAA4, MAA4 जल्दी से करेंगे। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कितने टोटल आइसोमेरिज्म? तो देखो आपके पास ये पता चल गया कि 4 और बाइडेंटेट यानी कि 2, 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल तो एक काम करते हैं, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, दिस इज A एंड दिस इज A, ये बाइडेंटेट लिगेंड है A और A के बीच में। ठीक है सर। A4 का मतलब है एक परपेंडिकुलर ऊपर, ध्यान दीजिएगा MAA4 एक परपेंडिकुलर की तरफ ऊपर। देखो A4 का मतलब एक यहां एक यहां, एक ऊपर और एक नीचे, MAA4 ये बना दिया मैंने MAA4। मुझे बताइए इसमें GI कितना होगा, OI कितना होगा, TI कितना होगा? ध्यान दीजिए, क्या मैं एक ही पोजीशन चेंज करता हूं तो कोई चेंज आएगा? सारे सेम है भाई, एक ही पोजीशन चेंज करने से कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सारे सेम है। हाँ, और अगर सारे सेम हैं तो बेटा इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 0। अगर GI ही 0 है तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ऑब्वियस 0 हो जाएगा। अगर दोनों ही 0 हैं तो इन दोनों को ऐड करके ही तो TI आता है, दैट मींस 0 हो गया। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सेम दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कॉमा M AA बाइडेंटेट ले लो, A3B कर लो, MAA A3B कर लो। अब जरा इसके करके बताना केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में अगेन सर देखोगे यहां पे 4 मोनोडेंटेट है और एक बाइडेंटेट है, 4 मोनो 4 और बाइडेंटेट का मतलब 2, 6 हो गया। तो अगेन यहां पे आओ, सर ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा। सर सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच होगा, बिल्कुल सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच होगा। AA का मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, AA का मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये आ गया AA। A3B की बात करते हैं तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और A3 और B है ना। चलो A3 यहां कर लो, 1 2 और 3, और B को यहां कर लो। अब मुझे बताओ B की पोजीशन चेंज करो, A की पोजीशन चेंज करो, क्या कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है? क्या कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जल्दी से बताएंगे। भाई अगर मैं एक काम करता हूं, भाई अभी देखो हर जगह से क्या हो रहा है, A और B के बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा है। A और B के बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, हर जगह से 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैं उठा के सेम स्ट्रक्चर को उठाकर सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच रखता हूं। देखो इसको मैं छेड़ नहीं रहा, बाइडेंटेट लिगेंड एज इट इज लगे रहने दो, बाइडेंटेट एज इट इज लगे रहने दो। मैंने क्या किया, इसी B को नीचे की तरफ लगा दिया। सब 3D इमेजिनेशन का गेम है, सब 3D इमेजिनेशन का गेम है। इसी को बेटा उठा के मैंने नीचे लगा दिया। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब एक 180 पे 90 है, 180 डिग्री पे B आया है। अभी तक जो B था सबसे 90 डिग्री बना रहा है, बट पहली बार स्मॉल a और स्मॉल b में 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं कि इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 लिख दो, तो एक ये और एक ये, यहां पे 90 डिग्री। अब देखो यहां पे
आप ऐसा भी तो कह सकते हो ए और ए 180 पे, ए और ए 90 पे, ए और ए 180 पे है, दिस इज ट्रांस आइसोमर, ए और ए 90 पे है, दिस इज सिस आइसोमर। तो वो ट्रांस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया आपके पास दो। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जरा निकालना, क्या कोई ऐसा प्लेन है जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है? जल्दी से। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब देखो, बाइडेंटेड लिगेंड के साथ एक प्रॉब्लम है। बाइडेंटेड लिगेंड को बीचों बीच नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये तोड़ दो, या बाइडेंटेड लिगेंड पूरा यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है? तो बाइडेंटेड लिगेंड को या तो आप प्लेन से काट सकते हो, पूरा पूरा काट सकते हो और ऐसे बीचों बीच नहीं तोड़ सकते, ऐसे डायगोनली आप चला नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन है, इसको प्लेनर कट मारो। तो प्लेनर कट मारोगे तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बच्चे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, अब यहां पे आ जाओ जरा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? अगर मैं इसको बीचों बीच रख के काटता हूं तो सर ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये ऑप्टिकली एक्टिव आएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये वाले प्लेन से उठा के कट कर दिया, मान लो ये वाले प्लेन से उठा के कट कर दिया, तो स्क्वायर तो कट हो गया, बट ऊपर ए है नीचे बी है, ऊपर ए है नीचे बी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको स्क्वायर से उठा के कट कर दिया, तो ऊपर भी है नीचे भी है, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया, ऊपर ए नीचे बी है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो देखिए, ये और इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, तो ये और इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 कैसे हुआ? ये तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। इन ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं से। चलो, तो भाई ये और इसका मिरर इमेज दो ऑप्टिकल आइसोमर हो गए आपस में। इसीलिए जब टोटल आइसोमर निकालते हैं ना, तो टोटल आइसोमर में देखो क्या होगा, एक ये और इसका ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज, एक ये और इसका मिरर इमेज, यानी कि 3, जो कि कैसे आता है, GI प्लस OI/2, GI प्लस OI/2, ठीक है? अब देखो, कई लोग कह रहे इसका वर्टिकल पीओएस होगा क्या? वर्टिकल पीओएस नहीं, वर्टिकल पीओएस में ये दोनों गड़बड़ हो गए, वर्टिकल नहीं होगा। हॉरिजेंटल पीओएस, वही स्लाइस कट डालेंगे तो यहां पे पीओएस चमकेगा। हॉरिजेंटल अगर करेगा तो फिर आपके पास यहां पे चमक गया ये वाला क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन है, जरा आइए उस पर बात करते हैं। MAA-A2-B2 की बात करते हैं। फाइंड आउट GI, OI एंड TI इन MAA-A2-B2। फाइंड आउट GI, OI एंड TI इन MAA-A2-B2। फाइंड आउट GI, OI एंड TI इन MAA-A2-B2। MAA यानी कि बाइडेंटेड 2 तो हो गया, फिर आपको A2 यानी कि 2 और 4 हो गया, और 2 6 हो गया, MA2-B2, MAA-A2-B2। चलो जल्दी से करते हैं, आ जाओ, चलो जल्दी से करते हैं, आ जाओ। MAA-A2-B2। अब आ जाओ जरा, गौर फरमाते हैं। सर ये है ऑक्टाहेड्रल, ये है ऑक्टाहेड्रल। चलो, अब ऑक्टाहेड्रल है तो करते हैं एक एक करके। सर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच। एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड को हमने ऐसे बना दिया, MA। अब A2-B2 करके बताओ मुझे, A2-B2 को आप किस तरह से रख सकते हो और क्या क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो। MAA-A2-B2, देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, A2 और B2। तो एक बार क्या करते हैं, दोनों A को हमने ट्रांस पे रख दिया, दोनों A को ट्रांस पे रख दिया। दूसरी बार जब मौका मिला
तो मैंने दोनों बी को ट्रांस पे रख दिया, एक बी ऊपर एक बी नीचे, दोनों बी को ट्रांस पे रख दिया, MAAB2 हो गया, और यहां पे आ गया ए और ये ए। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास ए और ए ट्रांस पे, ये हो गया बी और बी ट्रांस पे। तीसरा केस अब मैं मर्ज कर देता हूं। तीसरा केस सर अभी भी मेरे पास बाइडेंटेड एज इट इज रहेगा, बस इनमें हमने चेंज कर दिया है, एक बार ऊपर बी है एक बार नीचे ए है। ठीक है, एक बार बी है नीचे ए है और यहां पे ए है और बी है, जंबल कर दिया। तो ये तीन तरीके हैं, एक बार ए को ट्रांस पे रखो, एक बार बी को ट्रांस पे रखो और एक बार दोनों को सिस पे रखो। ठीक हो गया। अब आ जाओ, होगा क्या सर, यहां पे ए ट्रांस पे है बी सिस पे है, यहां बी ट्रांस पे है ए सिस पे है, यहां दोनों ही सिस पे है, बी और बी 90, ए और ए 90। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? हां, अगर मैं स्क्वायर प्लेन काट देता हूं, ऊपर ए नीचे ए, ये बेटा पीओएस है। पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, पीओएस है तो सिंपली मैं बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव रख सकता हूं। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मैं इसको काटता हूं, अगेन मैं प्लेन से पकड़ के काट देता हूं, अगर मैं प्लेन से पकड़ के काट देता हूं तो यहां भी पीओएस है और ये भी बेटे आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां भी पीओएस है एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं इसको प्लेन से पकड़ के काटता हूं, अगर मैं इसको प्लेन से पकड़ के काटता हूं तो क्या ये पीओएस है? नहीं सर, इसमें पीओएस नहीं है, मतलब कि यहां पे आ जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे क्या आ जाने वाला है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मुझे बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हुआ और टोटल आइसोमेरिज्म कितना हुआ? जीआई कितना है, ओआई कितना है, टीआई कितना है? तो यार तीन स्ट्रक्चर है, जीआई को तो मैं आंख बंद करके लिख देता हूं 3। ओआई कितना है? देखो ये और इसका मिरर इमेज, ये तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव में मिरर इमेज नहीं आएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है। ये वाला ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है इसका मिरर इमेज और ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गए। अब टीआई काउंट करो, टीआई में एक ये एक ये एक ये और इसका मिरर इमेज, यानी कि 4। समझ में आया? या फिर फॉर्मूला लगा दो जीआई प्लस वाई बाई 2, तो इसका 3, 2 और 4। क्लियर? नो प्रॉब्लम, ऑल गुड। चलो एक और सवाल और लेते हैं, MAA-ABCD, MAA-ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मान लेते हैं आपको मैं देता हूं एक अलग सवाल, MAA, फिर से MAA बाइडेंटेड है और चारों के चार लिगेंड मैंने डिफरेंट कर दिए, ABCD। ऑल 4 लिगेंड्स को मैंने डिफरेंट कर दिया, MABCD। जल्दी एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी। अब देखो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के कितने तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने के कितने तरीके हैं, आप पहले अपने कॉपी में बनाते चलिए, मैं इधर अपना जुगाड़ लगाता हूं बनाने का। चलो एक एक करके ध्यान से देखते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। आओ भाई, आओ भाई, अब आ जाओ MAA-ABCD। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है बेटा आपके पास? M। AA का मतलब है सर आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड, AA का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड, AA का मतलब है आपके पास सर बाइडेंटेड लिगेंड। M बीचों बीच, AA है M बीचों बीच है, AA का मतलब क्या हो गया आपके पास? बाइडेंटेड लिगेंड। M है यहां पे बीचों बीच और AA का मतलब क्या है आपके पास? बाइडेंटेड लिगेंड। M है बीचों बीच, AA हमने लगा दिया बाइडेंटेड लिगेंड। अब मैं इतने सारे क्यों बना दिया, एक एक करके बताता हूं। आई, अब सर सब में 4 और ऑप्शन बचे हैं, सब जगह 4 और ऑप्शन बचे हैं। ध्यान दीजिए, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार A और B का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, A के सामने B पड़ा हुआ है परपेंडिकुलरली, दूसरा कॉम्बिनेशन A के सामने C पड़ा हुआ है, तीसरा कॉम्बिनेशन A के सामने D पड़ा हुआ है, चौथा कॉम्बिनेशन A के सामने, अच्छा A के सामने D हो चुका है। अब भाई
ए का बी, ए का सी, ए का डी हो गया। अब बी का सी, बी के सामने सी पड़ा हुआ है, बी के सामने सी पड़ा हुआ है, फिर बी के सामने डी पड़ा हुआ है, फिर बी के सामने डी पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर बी के सामने डी पड़ा हुआ है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और, एक और यहीं पे ला लो। फिर हम क्या करें, बी के सामने डी पड़ा हुआ है, ए तो एज इट इज रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रल मेटल एम रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, बी सी, बी डी, और फिर सी के सामने डी। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांस केस आप बना सकते हो। जब चारों ही डिफरेंट है और ए के सामने बी आ गया तो सी डी 90 पे आ जाएगा, एसी आ गया तो बी डी 90 पे आ गया, एडी आ गया तो बीसी 90 पे आ गया, बीसी आ गया तो एडी 90 पे आ गया, बीडी आ गया तो एसी 90 पे आ गया, सीडी आ गया तो एबी 90 पे आ गया। अच्छा, तो ये आपके पास सारे के सारे 90 वो चलेगा। दीज आर द पॉसिबल केसेस। अब देखो सारे डिफरेंट थे तो सबके साथ हमने क्या बना दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो हमने बना दिया, कितने आ गए? 6। सारे पीएनसी बना दिए, ऑल पॉसिबल केसेस बना दिए हैं 6। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। सब लोग ऊपर देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितना है। अगर मैं इस बाइडेंटेट वाले प्लेन से कट करता हूं तो ऊपर और नीचे डिफरेंट है, दैट मींस यहां पे पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। ये मतलब इसका आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब आप देखो अगेन, अगर मैं इसको भी कट करता हूं तो ऊपर और नीचे डिफरेंट है, दैट मींस पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस नहीं है दैट मींस सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव है ये। चलिए नेक्स्ट। अगेन जब मैं यहां जाता हूं, सीधे बीचों बीच कट करता हूं और पीओएस नहीं है दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव है। पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहां आ जाओ, सर हमने बीचों बीच इसमें कट किया है, पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप देख पा रहे हैं बेटे, पीओएस तो है ही नहीं किसी केस में, पीओएस नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगेन यहां भी पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा पीओएस होगा कैसे? ये तो यार कॉमन सेंस भी लगा लेते, पीओएस होगा कैसे? सारे ही डिफरेंट है। पीओएस तो तब होगा ना जो सिमेट्री हो, सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता, सारे ही डिफरेंट है। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर हुए? ये और इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये और मिरर इमेज, ये और मिरर इमेज, यानी कि टोटल 12 ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। लेकिन अगर टीआई पूछा जाए तो जीआई प्लस ओआई बाई 2 यानी कि 12, जीआई प्लस ओआई बाई 2 यानी कि 12। ठीक है, 12 कैसे? ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करो, ये और इसका मिरर इमेज 2 ऑप्टिकल आइसोमर, ये और इसका मिरर इमेज 4 ऑप्टिकल आइसोमर, ये और इसका मिरर इमेज 6 हो गए, ये और इसका मिरर इमेज 8 हो गए, ये और इसका मिरर इमेज 10 हो गए, ये और इसका मिरर इमेज 12 हो गए, टोटल 12 ऑप्टिकल आइसोमर। जल्दी, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल है। चलो एक सवाल अब हम उधर की तरफ मूव करते हैं, एक सवाल और, एक जल्दी से लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ला, 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 ला। अब मान लीजिए आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बाइडेंटेट का केस आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बाइडेंटेट का केस आ सकता है। एम ए ट्वाइस ए टू कर लो, 4 और 2 6, एम ए ट्वाइस और ए टू, 4 और 2 6। कौन तो फोन कर रहा है?
नाइस। चलो भाई 12:45 पर छुट्टी कर देना। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? हाँ एसीपी चाची है यार, सही बात है। तुम पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लो भाई। 18 होगा ना? अरे यार तुम गजब के लोग हो। टी आई इज इक्वल टू जी आई प्लस ओ आई बाई 2। अब इसमें जरा काउंट करना, 6 प्लस 12/2। अरे बेटा 6 प्लस 6 यानी कि 12। तुम्हारा 18 कैसे आ रहा है? MIP टेस्ट है बेटा, कोई टेस्ट अभी सीधा सीधा कहां है टेस्ट? कितने बजे है टेस्ट? कैंसिल कराऊं मैं फिर फटाफट से? करा दो कैंसिल? बताओ फ्राइडे है ना? हाँ ठीक है ना। आज तुम्हें तो पहले ऑर्गेनिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बता देता हूं पहले ही। नोट्स कॉपी बना लेना सीधा, आ जाओ, बहुत काम आएगा। अदरवाइज छूट गया तो फिर बाद में मत बोलना सर क्लास में समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं बेटा एम ए ट्वाइस ए टू। अब देखो सर क्या है, एम ए ट्वाइस ए टू में आपके पास सर सेंट्रल मेटल एटम एम है, ए ट्वाइस है सर। मान लीजिए ए और ए बाइडेंटेट यहां लगा दिया, ये बाइडेंटेट दूसरे साइड मैंने यहां लगा दिया, एम ए हो गया। अब A2 का मतलब है सर इसको और इसको मैंने बचे हुए ट्रांस पे लगा दिया। दूसरा केस मैं आपको समझाता हूं, सेकंड केस। सेकंड केस मैंने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच है, ए ट्वाइस है ना, तो एक ए और एक ए यहां है, दिस इज 90 डिग्री, ऊपर और नीचे। अब मैंने क्या किया बेटा, ए और ए को 90 डिग्री पर रख दिया, स्मॉल ए को 90 डिग्री पे। यहां मैंने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ए और ए को अपोजिट रख के। यहां मैं सिस कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, ए और ए को ऐसे रख के, तो दिस इज ए एंड दिस इज ए, बेटा सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, आपके स्क्रीन पे रहा। दिस इज ट्रांस, दिस इज सिस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, GI इज इक्वल टू 2। अच्छा, बाइडेंटेट हमेशा 90 डिग्री पर ही लगेगा, ये फॉर श्योर है। तो या तो यहां लगा दो, या इनके बीच में भी 90 होता है तो यहां लगा लो। तो बाइडेंटेट हमने यहां और यहां लगा सकते हैं, जो GI इज इक्वल टू 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मुझे बताओ, OI इज इक्वल टू कितना होगा? 1 या 2 या 4 या 3 5? हाँ देखो, ट्रांस में तो सीधा सीधा यहां से कट कर दो, POS है। ट्रांस में तो यार वर्टिकल POS दिख रहा है, तो POS है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें सोचते हैं कोई तरीका है जहां से इक्वल इक्वल पार्ट्स में काटा जा सके। मैं कोशिश करता हूं, चलो आपके साथ। अगर मैं वर्टिकल POS लेने की कोशिश करता हूं, क्या ये कटेगा? नहीं, ये कैपिटल ए स्मॉल ए सिमेट्री नहीं है। अच्छा, लेट्स ट्राई अनदर वन, बीचों बीच। ये तो घोर पाप है भाई, मैं बाइडेंटेट लिखूं को तोड़ नहीं सकता, बीचों बीच नहीं काट सकता। चलो ये भी नहीं हो सकता। आप तो हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल चेक करो, फिर से वही पाप है भाई, स्मॉल ए के सामने कैपिटल ए है, सिमेट्री नहीं है, तो दैट मींस ये भी नहीं हो सकता। ये वाला अगर मैं चेक करूं तो अगर स्मॉल ए के सामने वर्टिकल ए है, नहीं हो सकता। अगर मैं स्लाइस कट चेक करता हूं, चलो स्लाइस कट, तो सर स्लाइस में ये तो कट जाएगा, फिर से स्मॉल ए के सामने कैपिटल ए है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें है, यानी कि POS इसमें नहीं आ रहा। POS नहीं होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो सर ये और इसका मिरर इमेज इज ऑप्टिकल आइसोमर, ये और इसका मिरर इमेज इज ऑप्टिकल आइसोमर। TI कितना हो जाएगा? व्हाट इज टोटल आइसोमर? तो TI इज इक्वल टू GI प्लस OI बाई 2, सीधा लिख दूं तो 3। 2 2 3 इज द राइट आंसर। 2 2 3 इज अ राइट आंसर। 2 2 3 इज अ राइट आंसर। चलिए एक इसी पर बेस्ट सवाल देता हूं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन फिर से कराऊंगा, इसमें स्लाइड चेंज कर देता हूं, आपको GI OI TI बताना है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ OI GI एंड TI। सेंट्रल मेटल एटम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सेंट्रल मेटल एटम है। मान लीजिए ए ट्वाइस है, और इस बार मैं ए और बी दोनों मोनोडेंटेट को डिफरेंट कर देता हूं। नाउ कैलकुलेट द GI OI एंड TI। नाउ कैलकुलेट द GI OI एंड TI। सबसे पहले मैं ऑक्टाहेड्रल बनाता हूं, फिर यहां से दूसरा ऑक्टाहेड्रल यहां निकालूंगा। आइए,
सर ए ट्वाइस है तो मैंने क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम बीचों बीच है, ए ट्वाइस है तो ए और ए 90 डिग्री पे आ गया, दूसरा ए और ए अगेन बेटा आपके पास 90 डिग्री पे आ गया, और ए और बी जो है, जो मोनोडेंटेट है, उनको क्या किया मैंने, जो मोनोडेंटेट है उसको ट्रांसफर रख दिया, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। सेंट्रल मेटल एटम ए और ए को मैंने बाइडेंटेट बनाया। यहां पे अब ध्यान देना पड़ेगा कि सर इस बार ए और बी को मैं कहां रखूंगा, सिस पे, जैसे वहां ए और ए था यहां पे ए और बी कर दिया, और दूसरा जो रिमेनिंग बाइडेंटेट है उसको 90 डिग्री पे मैंने ऐसे रख दिया। अब मुझे सोच के बताओ, ज्योमेट्रिक इससे ज्यादा कोई पॉसिबल तो केस है नहीं, यही दो को हम खेल सकते हैं, एक बार सिस एक बार ट्रांस। इसको मैं ट्रांस बोल देता हूं ए और बी 180 के हिसाब से, और इसको मैं सिस बोल देता हूं ए और बी 90 के हिसाब से। एक आंसर तो मैं दे देता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2, बाकी दो आंसर मैं आपसे सुनना चाहता हूं, OI कितना है और TI कितना है, OI कितना है और TI कितना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं और टोटल आइसोमेरिज्म कितने हैं, जल्दी से बताएंगे आप सब लोग। अच्छा, तो बड़ा सिंपल हो गया, फिर से क्या, कैसे, क्यों, आइए समझते हैं। सर ज्योमेट्रिकल दो है, ऑप्टिकल मैं क्या कर रहा हूं सर, बीचों बीच इसको कट मारता हूं। अगर मैं बीचों बीच कट मारता हूं तो पीओएस दिख रहा है, यस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और सिमेट्री भी आ गई, तो यहां तो पीओएस है, ट्रांस में तो पीओएस आ गया। ट्रांस में पीओएस आने की वजह से सीधा लिख देता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया सर ये। लेकिन क्या वहां ये काम कर सकते हैं? क्या कोई हॉरिजॉन्टल कट है, महापाप है, बाइडेंटेट टूट जाएगा। क्या कोई वर्टिकल कट है, सिमेट्री नहीं है। क्या कोई डायगोनल कट है, सिमेट्री नहीं है। क्या कोई दूसरा डायगोनल कट है, सिमेट्री नहीं है। स्लाइस कट है, सिमेट्री नहीं है। तो बेटे क्या हो जाएगा आपके पास, पीओएस यहां नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा सर, अब बताओ मुझे ओआई कितना है। यहां से 0 कंट्रीब्यूशन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये होगा और मिरर इमेज होगा, यानी कि 2। टोटल आइसोमेरिज्म में फिर से आंसर 2 2 3 आ रहा है, यस करेक्ट, 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 बिल्कुल सही है। तो जीआई, ओआई और टीआई ये हो गए, ठीक है। अब लास्ट के दो केस हैं, लास्ट के दो केस हैं, एमएए थ्राइस और एमएबी थ्राइस। लास्ट के दो केस हैं, एमएए थ्राइस और एमएबी थ्राइस। यहां पे लिखेंगे आप एम, तीनों ही सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स हो गए, हेक्साडेंटेट। और दूसरा मैं यहां पे लेता हूं एमएबी थ्राइस, तीनों ही अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट ले लेता हूं। कैलकुलेट जीआई, ओआई, टीआई। आ जाओ, आइए 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 सर। अब मैं इसका सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल बनाता हूं, चेक कराता हूं आपको ऑक्टाहेड्रल बना के। सेंट्रल मेटल एटम है, एक परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, एक नीचे की तरफ आएगा, ए ए, एक ए और एक ए, ठीक है सर। ये पहला हो गया 90 डिग्री पे, दूसरा ए और दूसरा ए, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री पे, तीसरा ए और तीसरा ए, ये हो गया 90 डिग्री पे। हो गया क्या? हाँ, अब एमएए थ्राइस हो गया, है ना। एमएए थ्राइस जैसे ही हुआ, यहां पे लिखेंगे नोट, ओनली कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसा इकलौता कॉम्प्लेक्स है विच डू नॉट शो जीआई, ओनली कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट शो जीआई, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो जीआई विच डू नॉट शो जीआई, बट ओनली कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट शो जीआई बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ओनली कॉम्प्लेक्स जो जीआई शो नहीं करता है बट ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है। नोट लिख रहे हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स विच डू नॉट शो जीआई बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और यहां पे आएंगे एमएबी थ्राइस, एमएबी थ्राइस, आइए एमएबी थ्राइस, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल यहां बनाते हैं, दूसरा ऑक्टाहेड्रल में इसके बाजू में बना देता हूं। आइए, एम सेंट्रल मेटल एटम बेचारा बीचों बीच में अपना लाई कर रहा होगा,
ए बी थ्राइस का मतलब है एक ए और बी को मैंने क्या किया सर 90 डिग्री पर रख दिया। चलो सिमिलरली मैं दूसरा ए और बी को मैं 90 डिग्री पर रख देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है, बोलो जल्दी से, क्लियर है? बैक स्लाइड में रॉन्ग है क्या वाला? अच्छा ये वाला तो एक्टिव कर दो इसको, ये तो कॉमन सेंस लगाना है आपको, ठीक है ना? लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। चलो नेक्स्ट, ठीक है आपने बता दिया, नाइस। अब आई एम ए बी, यहां तक ठीक। चलो अब आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूं सर, एक परपेंडिकुलर है, यहां परपेंडिकुलर है, ए और बी को 90 डिग्री पे लगा दिया, रिमेनिंग यही केस बन सकता है, और दूसरा ए और बी को मैंने 90 डिग्री पे लगा दिया, रिमेनिंग केस ये बन गया। ठीक है सर, ज्यादा से ज्यादा यहां क्या होगा, मैंने क्या किया इस बार ए और बी को यहां पे तो 90 डिग्री पे लगाया ही है, अब क्या किया है बी के सामने ए 90 डिग्री पे लगा दिया है, बी के सामने ए 90 डिग्री पे लगा दिया है, कोई दिक्कत? हाँ, ये ऐसा इकलौता कॉम्प्लेक्स है सर, ये ए के सामने ए पढ़ रहा है ट्रांस, ये बी ए के सामने ए नहीं पढ़ के ए नहीं पढ़ रहा है, इट इज सिस। क्या होगा सर, ए और ए 90 डिग्री पे है, बी और बी 90 डिग्री पे है, सिस। अब इसके बारे में कहा जाता है ओनली कॉम्प्लेक्स विच, ओनली कॉम्प्लेक्स का स्टेटमेंट है, ओनली कॉम्प्लेक्स वेयर बोथ फॉर्म विच हैव both cis and transform, where only complex where both cis and transform, only complex where both cis and transform are optically active। एक इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे both cis and transform जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? एक इकलौता कॉम्प्लेक्स जहां पे दोनों के दोनों सिस और ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ये एक इकलौता कॉम्प्लेक्स है जहां पे जीआई नहीं है बट ओआई है। बताओ भाई, तो ओआई जीरो, भाई ओआई हमेशा ऑड कैसे हो सकता है यार? ओआई वो और उसका मिरर इमेज होता है, ये दोनों एक्सेप्शंस है, ठीक है? क्लियर, समझ में आ चुका है? हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है ये, आप एग्जाम्पलर खोलेंगे तो आपको चमक जाएगा, ये है कि आप नहीं करते हैं, आप एनसीईआरटी नहीं देखते। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कोई डाउट, कमेंट्स जल्दी, कम ऑन यार एवरीबॉडी, कमेंट्स। ठीक है वो छोड़ देंगे, छुट्टी उट्टी हो जाएगी, वीटी से ओपी भी हो गया, डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट बताइए, कोई डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड जल्दी यार। नो सर, छोड़ दिया जाए, छुट्टी हो जाए, चलो भाई छुट्टी हो जाओ, बैक स्लाइड कर देंगे, अब तो पूरा स्लाइड ही दे देंगे आपको पीडीएफ में, ठीक है? इसमें बार बार आपको ना ये लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खुद से बनाना पड़ेगा, बार बार ये लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर खुद से बनाना पड़ेगा, तो आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक हो गया फिनिश। अब आपको यहां तक आते आते रियलाइज हो गया होगा टेट्राहेड्रल में तो जीआई होता ही नहीं है, तो अपने आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर हो गया? इनको प्लेनर डायगोनल से क्यों नहीं कट रहे बेटा? प्लेनर डायगोनल से कट करोगे, प्लेनर डायगोनल से कट करोगे तो कहां हो रहा है आपके पास? प्लेनर डायगोनल से कट करके देखो, क्या ये ऑप्टिक सिमेट्रिकल आ रहा है? हाँ, बट ये जीआई शो कर रहा है, यस। कैसे? ध्यान दीजिए, मैं इसको प्लेनर डायगोनल से कट किया, जब आप प्लेनर डायगोनल से कट करोगे ना, ये वाले दोनों बाइडेंटेट टूट जाएगा, तो इसमें बाइडेंटेट नहीं टूटना चाहिए। जैसे ही आप प्लेनर डायगोनल उठाओगे ये दोनों बाइडेंटेट टूट जाएंगे, या इन में से एक टूट जाएगा, इसलिए नहीं लगाते इसमें प्लेनर, ठीक है? व्हाट इज पीओएस? ओ गॉड, पीओएस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत बढ़िया, डाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। और बताइए, और बताइए, इसी लेवल का डाउट, ठीक है? एग्जाम्पलर में दिया हुआ है तो आपको पढ़ना तो है ही, एग्जाम्पलर भी तो आप ही का बुक है। लास्ट वाले में जीआई कितना होगा? 2। लास्ट वाले में जीआई कितना होगा? 2। ओआई कितना होगा? 4। टीआई कितना होगा आपके पास? 4। भाई ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ओनली कॉम्प्लेक्स जहां दोनों सीस एंड ट्रांस आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है? अब नेक्स्ट सेशन कल होगा, कल, आज सैटरडे फ्राइडे है, आज शायद फ्राइडे है अपना, फिर फ्राइडे आज, तो कल होगा, कल यानी कि डीएनएफ ब्लॉक होगा पहले, है ना? कल हम डीएनएफ ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे, और
ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह है वो आपका होता रहेगा। यानी कि संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लेके या तो लाइव करा देंगे संडे को, या फिर रिकॉर्डेड डाल देंगे, जैसा भी होगा हम बता देंगे आपको, इन्फॉर्म कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा होगा सेशन को, है ना? आप मेहनत करते रहो। सेशन 6 बजे है, 6 बजे मिलिए आप सब लोग। ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं बहुत धमाकेदार तरीके से, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, फोड़ते हैं, मचाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू 6 PM पे एवरीवन, बाय।